हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 सोशल साइंस का हमारा लास्ट चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नेम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये हमारा इकोनॉमिक का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम समझते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इसको हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो विवेक देबराय हैं, जो कि हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल हैं, किसके, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, जो कि 2017 से 2024 तक जो हैं प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। तो वो क्या लिखते हैं यहाँ पर, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हमारे इंडिया देश है, जैसे हमारा भारत देश है, द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी विल प्रोबेबली कम अबाउट फॉर मोर एफिशिएंटली यूजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दस दे मस्ट बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत जैसे देश में अगर हम विकास की बात करते हैं या फिर हम उसकी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो भारत जैसे देश में विकास और प्रोडक्टिविटी में जो सबसे बड़ा जो योगदान है, जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ की लैंड, लेबर और कैपिटल का है। अगर हम यहाँ की लैंड, लेबर और कैपिटल को मोर एफिशिएंटली यूज़ करें, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कुशल रूप से अगर उसका हम उपयोग करें, तो हमारे जो भारत देश है उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसलिए जो इनका उपयोग है वो हमें सही तरीके से हमें इनका उपयोग करना चाहिए। दस दे मस्ट बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली, इसलिए हमें इनका उपयोग जो है बहुत ही एफिशिएंटली, मतलब बहुत कुशल रूप से करना चाहिए। विवेक देबराय जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है, 2017 से 2024 तक। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दिखा रखी हैं। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग मशीनें नज़र आ रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैक्टर से काम हो रहा है, यहाँ पे लैपटॉप से काम हो रहा है, यहाँ पे भी मशीन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी मशीन का, ऊपर भी सैटेलाइट्स जो भेजी जाती है मशीनों से भेजी जाती है। तो कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारी मशीनों जो है वो यूज़ हो रहा है। और इन सब मशीनों को यूज़ करके क्या, देखो प्रोडक्शन बढ़ता है ना, मशीनों से जल्दी जल्दी काम होता है, तो इनसे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में जो है वो ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उसका आंसर भी हम नीचे देखेंगे। हाउ आर दीज फैक्टर इंटरकनेक्टेड, कैसे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। थर्ड है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसान जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर, उसका क्या रोल है। एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर, और इसका फैसिलिटेटर जो है वो क्या है। फैसिलिटेटर क्या है इसका, वो हम नीचे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो फैसिलिटेटर जो आज के टाइम पे है वो हमारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। फैसिलिटेटर वो होता है कि जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कोई पर्सन जो होता है, जो पूरे ग्रुप को चलाता है, उसको गाइड करता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारा फैसिलिटेटर क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको कितने सारे एक पिक्चर दिखा रखी है, अ गिम्बल्स एट द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, चीज़ों को बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, मशीनों का यूज़ करके, हाथों का यूज़ करके। ये सब काम जो है यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो। अब हम इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ योर क्लोथ, शूज़, स्कूल बैग्स, फर्नीचर, फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कभी आपने सोचा है कि जो स्कूल बैग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, हमारे जूते होते हैं, फर्नीचर होते हैं, ये कैसे जो हैं ये बनते हैं, कभी हमने सोचा है। एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज थ्रू आ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इट फाइनली रीचेज यू। हर एक प्रोडक्ट जो आप तक पहुँचता है ना, वो एक कहाँ से होके निकलता है, हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस से होके जो है वो निकलता है, फिर वो आप तक पहुँचता है। और ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग रिसोर्सेज और इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे होता है प्रोडक्शन जो प्रोसेस हमारा चलता है वो कैसे चलता है। इसमें हम रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करते हैं, कुछ इनपुट्स करते हैं, जिससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब रिसोर्सेज में देखो हमारी जो है वो लेबर भी आ जाती है कि जो है जो लेबर काम करते हैं ना, जो लोग काम करते हैं वो हमारे रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अगर हम मशीन्स की बात करें, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं वो भी हमारी रिसोर्सेज में आ जाती हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें, जो हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, वो भी हमारा रिसोर्सेज और इनपुट में आ जाता है। अगर हम लैंड की बात करें तो ये भी हमारा रिसोर्सेज और इनपुट में आ जाता है।
अगर हम देखें कि रो मटेरियल देखें तो ये भी हमारा किस में आ गया, ये रिसोर्सेज में आ जाता है, ये हमारा इनपुट्स में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम आजकल इंफॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी किस में आ गई हमारी, टेक्नोलॉजी भी जो है वो हमारी किस में आ जाती है, इनपुट्स में आ जाती है, रिसोर्सेज में आ जाती है। या फिर आप कह सकते हैं जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है या हमारे पास कोई स्किल होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज और इनपुट्स में आ जाती हैं। तो यही लिखा है जो प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जब हम कोई चीज़ को तैयार कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को हम वो प्रोसेस में होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लेबर भी काम कर रही है, उसमें मशीनों का भी यूज़ हो रहा है, उसमें पैसा भी लगा हुआ है, वो किसी न किसी ज़मीन पे भी बन रही है, कोई ना कोई रॉ मटेरियल, जैसे कोई चीज़ कपड़े से बनती है, कोई चीज़ लेदर से बनती है, कोई चीज़ वुड से बनती है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जाती हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या लोगों के पास जानकारी है वो सब यूज़ होती हैं। तो इन सब से जो है ना फिर वो हमारा क्या बनता है, वो जो गुड्स हैं, वो जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर जो है वो तैयार होती हैं। ठीक है, अब देखो आगे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिसोर्सेज और इनपुट यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज और इनपुट का यूज़ करके चीज़ों को बनाया जाता है और सर्विसेज दी जाती हैं, और इसी को जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। आई होप आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मीत रत्ना है जिनके बारे में बताया गया है, वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं जिसका नाम है पोस्ट पॉइंट ऑन द सिटी ऑफ आउटस्कर्ट, यानी कि शहर से बाहर की तरफ वो अपना एक हाईवे के ऊपर जो है उनका ये रेस्टोरेंट है जो बड़ा पॉपुलर है। ट्रैवल फॉर टेस्टी हाई क्वालिटी फूड जो है वहाँ पर लोगों को वो प्रोवाइड करवाती हैं। और जो पोस्ट पॉइंट है इज़ ग्रोइंग विद अ टीम ऑफ 7 पीपल, वो 7 लोगों से उनका जो पोस्ट पॉइंट जो रेस्टोरेंट है वो चल रहा है, जिनको उन्होंने असिस्ट किया अपने बिजनेस के मैनेज करने के लिए। उसने 7 लोगों को जो है वो हायर किया है, अपॉइंट किया है। लिखा है कि व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago, जब उन्होंने ये बिज़नेस 5 साल पहले जब शुरू किया था ना, तो शी हैड चूज़ अ लोकेशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने लोकेशन यानी कि लैंड सेलेक्ट करी थी कहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पैसों का अरेंजमेंट किया रेंट के लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, जैसे कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ख़रीदा। फिर उन्होंने हायर किया स्टाफ, यानी कि लेबर भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो स्टाफ, लोगों को उन्होंने हायर किया। कुछ वहाँ पर उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे होंगे खाना बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने सपनों को जो है वो सफलता की तरफ वो उन्होंने प्लान किया कि कैसे उनको सच कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ आ गई। तो जब भी हम कोई भी बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं, इसी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, जिससे हमारी चीज़ें बनती हैं, हमारी सर्विसेज जो लोगों को वो लोग देते हैं इन्हीं सब से देते हैं। और इससे क्या होता है, विच ऑल्सो जनरेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एंगेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे जो लोग हैं ना उनको मौका भी मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी है, अ फर्म, कोई भी फर्म या कोई शॉप, कोई फैक्ट्री, ये सब हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोई चीज़ बनाई जाती है या कोई चीज़ सेल की जाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये बिजनेस हो गया। अब यहाँ पर जो है आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में बोला गया है, इन अ स्मॉल ग्रुप, आप कुछ लोग यानी कि स्मॉल ग्रुप में काम करो, स्टडी करो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड योर लोकेलिटी। आपकी जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपके पास, आपके चारों तरफ, वहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, वहाँ पे कौन कौन से तरह के जो गुड्स हैं, कौन कौन सी तरह की जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको बतानी है। यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है, लता और आशा, मोहन और किरण जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी है। तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो, इस तरीके की रिपोर्ट आप भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो दे रखा है जैसे टाइप्स ऑफ शॉप, जैसे ग्रोसरी शॉप होगी, रेस्टोरेंट हो गया, फूड स्टॉल हो गया, वेजिटेबल वेंडर हो गया, मोबाइल रिपेयर शॉप, सैलून, पार्लर्स, ये सब। ग्रोसरी शॉप जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा हुआ अपने लोकेलिटी का, तो यहाँ पे ग्रोसरी शॉप से हमें क्या मिलेगा, फूड ग्रेन्स मिलेंगे, मिल्क मिलेगा, ब्रेड मिलेगा। अब उसका इनपुट क्या है, एक ग्रोसरी शॉप का क्या इनपुट है कि वो खाने को जो भी खाने के आइटम्स हैं उसको पैक करेगा, पेरिशेबल जो खराब होने वाली चीज़ें हैं उनको वो हटाता है, और जो स्टोरेज स्पेस उसको चाहिए। पेरिशेबल का मीनिंग आप ध्यान रखना, जो नाशवान वस्तु होते हैं ना उसके लिए होता है।
और उसके लिए उसको स्टोरेज स्पेस चाहिए। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो खाना जो है हमें कुक्ड मील मिलता है, वहाँ से स्नैक्स मिलते हैं, बेवरेजेस मिलते हैं। बेवरेजेस क्या होते हैं, जो हमारे पीने वाली चीज़ें होती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में क्या इनपुट हो सकता है, रॉ इंग्रेडिएंट जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, गैस, यूटेंसिल्स, बर्तन, कुक, हेल्पर। एक वेजिटेबल वेंडर जो सब्जी वाला होता है, उससे हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं, तो उसका क्या इनपुट होगा अपने बिजनेस में, यही इनपुट होगा उस कि वो फ्रेश फ्रेश प्रोड्यूस। एक तो वो जो हमें सब्जियां दे रहा है वो फ्रेश दे, ये उसका इनपुट है। बास्केट्स जो तैयार करेगा वो फ्रेश सब्जियों की और फ्रूट्स की। और उसके पास वेइंग स्केल मतलब जहाँ पे वो वेजिटेबल्स को नापेगा, मेजर करते हैं ना कि कितने केजी है। उसके पास एक कार्ड होना चाहिए और जो स्टॉल होता है ना, ये सारा उसका इनपुट है। यानी कि ये सब चीज़ें उसमें लगाता है, फिर वो बिजनेस करता है अपना सब्जी का। मोबाइल रिपेयर वाले के पास हमें क्या मिलता है, मोबाइल्स हमारे रिपेयर होते हैं, मोबाइल एसेसरी मिलती है। तो मोबाइल रिपेयर वाले का क्या इनपुट हो सकता है, उसके पास टूल्स हों, स्पेयर पार्ट्स हो, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए मोबाइल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस को समझने की कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे मोबाइल वाले के पास होने, मोबाइल रिपेयर शॉप के पास होनी चाहिए। जो सैलून होता है उसमें बाल कटवाते हैं, ठीक है, ग्रूमिंग, अपने आप को जो है वहाँ पे हम ब्यूटी सर्विस लेते हैं, वहाँ पर अच्छा दिखने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, तो हमें सर्विसेज मिलती हैं वहाँ पे। उनके पास उनके क्या इनपुट्स हो सकते हैं, उनके पास सीजर्स होती है, क्रीम्स होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये उनके इनपुट्स हैं। ऐसे हर एक बिजनेस में हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो भी प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है, जो भी गुड्स हमें दिए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ इनपुट्स भी लगते हैं, तब जाके वो हमें चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे लिखा कि लुकिंग एट योर ग्रुप, ऐसे आपको भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है और थिंक अबाउट द फॉलोइंग, और इन सब के बारे में आपको सोचना है। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सोचना है आपको कि वेयर डू पीपल गेट द मनी दैट दे नीड फॉर देयर बिजनेस। अब लोग पैसा कहाँ से लेके आते हैं बिजनेस करने के लिए, ये आपको सोचना है। वेयर डिड द हेयर ड्रेसर गेट ट्रेंड, जो ये हेयर ड्रेसर होता है जो हमारे बाल काटता है, ये कैसे ट्रेंड हो जाता है, उसको कैसे आता है बालों को काटना। हु टोल्ड द फूड वेंडर्स टू कुक, कौन जो है फूड वेंडर्स को खाना पकाना सिखाता है। वट मोटिवेटेड द बिजनेस ओनर टू स्टार्ट देयर बिजनेस, कौन मोटिवेट करता है बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब आपको सोचना है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर नीचे हमें दे रखे हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से अब समझो, इसमें इन इकोनॉमिक्स द इनपुट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है लैंड, फिर इसके बाद लेबर, फिर कैपिटल, फिर इसमें है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, लैंड तो आपको पता है, लेबर भी पता है, कैपिटल भी पता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि जैसे कि आपको जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको एक रिस्क भी जो है वो लेके चलना होता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखो, नई नई चीज़ों की जो आप तलाश तो करते हो, नई नई अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नई चीज़ आती है, तो उसको तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि बिज़नेस में अगर कभी रिस्क होता है, कभी लॉस हो जाता है, तो वो भी जो है वो एक बिज़नेस का पार्ट है। इसलिए इसको 4 टाइप्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 4 टाइप्स में इसलिए क्लासीफाइड किया गया है कि इसमें जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो इसका एक टाइप है। इसमें जो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो नए नए अवसरों की पहचान करता है, जोखिम उठाता है, और एक सफल बिजनेस बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी ज़रूरी रिसोर्स होते हैं, उन सबको वो जुटाता है। आगे देखो यहाँ पे, टेक्नोलॉजी facilitators and crucial factors that enable business to produce more goods with the same or fewer inputs। अब टेक्नोलॉजी क्या है, एक फैसिलिटेटर्स होगी। जैसे आपको मैंने बताया कि फैसिलिटेटर क्या होता है, जो एक कोई पहले तो एक पर्सन जो पूरे ग्रुप को जो है वो ट्रेन कर रहा है, सिखा रहा है कि कैसे ग्रोथ करनी है। लेकिन अब वो जगह किसकी हो गई है, टेक्नोलॉजी की। अब वो काम जो है वो टेक्नोलॉजी कर रही है कि वो एक फैसिलिटेटर है। एंड अ क्रूशियल फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना जो फैक्टर, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो होते हैं। तो जो क्रूशियल फैक्टर जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक बिज़नेस को अनेबल, मतलब बिज़नेस को सक्षम बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ज़्यादा चीज़ें बनानी, लेकिन हमारे पास क्या है, इनपुट्स कम हैं। कम इनपुट्स में ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ये जो काम अब जो कर रही है वो टेक्नोलॉजी कर रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेटर्स जो है वो कहा जाता है।
अब हम इनको जो है ना आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज इनपुट सेक्शन अहेड। अब जो इनपुट्स होते हैं ना एक एक करके हम उसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और भी इजीली जो है और ज़्यादा समझ आएगा। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले जो है हमारी लैंड आ जाती है, और लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना। इसमें द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक encompasses not only geographical land but also natural resources like soil, forest, water, air, sunlight, mineral, oil and natural gas. जब हम लैंड की बात करते हैं ना तो वर्ल्ड जो लैंड होता है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जियोग्राफिकल लैंड है। जब लैंड की बात करते हैं तो उसके अंदर मिट्टी भी आ जाती है, लैंड के अंदर मिट्टी आ जाती है, फॉरेस्ट आ गया, पानी आ गया, हवा आ गई, सनलाइट आ गया, मिनरल्स आ गए, ऑयल्स आ गए, नेचुरल गैसेस आ गई। ये सारी चीज़ें लैंड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, रिकलेक्ट द चैप्टर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जो कि हमने पहले पढ़ा था, उसको याद करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। वेयर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे हमने अलग अलग तरह के जो नेचर से हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, रिसोर्सेज मिले हुए हैं, वो हमने पढ़े थे। एंड हाउ वी यूज देम, और कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस आइदर परचेज देयर रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज इट फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बिजनेस के लिए आइदर परचेज, या तो लैंड को खरीदा जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए लैंड को जो है रेंट पे लिया जाता है। अब यहाँ पे एक लेट्स एक्सप्लोर में यहाँ बोला गया है कि रीविजिट द टेबल इन योर रिपोर्ट, जो हमने पीछे रिपोर्ट का टेबल देखा था ना, विच ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट कैन बी लेबल्ड एज अ लैंड। कौन सी ऐसी आइटम थी जो आपने लैंड के लिए उसको लेबल किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में ही साथ में बता दूंगी, जब हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जितने भी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना हमारी रीडिंग के टाइम पे, वो सब उन सब के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेबर। पहले हमने लैंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेबर। अब लेबर जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स में आ गया। लैंड जो था वो हमारा नेचुरल रिसोर्स में आया, लेबर हमारा ह्यूमन रिसोर्स में आ गया। अब लेबर इज़ द एसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। अब लेबर क्या है, बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, है ना। इसमें इंसान को खुद ही मेंटली भी और फिजिकली भी अपना एफर्ट करना पड़ता है। जैसे कारपेंटर हैं, फार्मर हैं, कंस्ट्रक्शन है वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यूज़ वेरिंग लेवल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल। अब वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगाते ही हैं, शारीरिक रूप से तो अगर आप कहीं पे भी काम करोगे तो शारीरिक रूप से तो वहाँ जाओगे ना काम करने के लिए, यानी कि आपका फिजिकली जो आप हाथों से काम कर रहे हो या जा रहे हो आ रहे हो, तो उसकी वो स्ट्रेंथ तो आपकी लगेगी। साथ में जो आपकी मेंटली एफर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, ये आपके मेंटली एफर्ट्स में आते हैं, तो वो भी यूज़ होते हैं। तो एवरीवन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली थ्रू देयर वर्क। हर कोई अपने अपने अलग काम के अंदर अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, हेल्पिंग क्रिएट गुड्स, चीज़ों को बनाने के लिए, और जो सोसाइटी को, समाज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी उनको चाहिए। तो हर एक जो है अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कोई फिजिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मेंटली ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ लोग ऐसे जो दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ मतलब कि लोग। अब लोग, यहाँ पे हमने लेबर पढ़ा, ये भी ह्यूमन रिसोर्स में है, तो ये लेबर का ही पार्ट है, पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, अभी हम लेबर का ही पढ़ रहे हैं। तो पीपल एज अ रिसोर्स में आ जाता है कि ह्यूमन बीइंग प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई देयर नॉलेज, स्किल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स, a scientist invent new technology, a chef develop new recipes etc. अब यहाँ पे लिखा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। कैसे प्ले करते हैं देखो, एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि जो भी हमारे पास नॉलेज होती है या जो भी हमारे पास स्किल होता है, जो भी चीज़ हमें आती है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारे अंदर ही होती हैं कि बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ आती है। हमने कई बार कुछ चीज़ें सीखी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नेचुरली हमें कुछ चीज़ें आती हैं। तो या फिर हम कुछ चीज़ें सीख के भी हम उसको स्किल बोल सकते हैं कि हमने ये चीज़ सीखी, वो हमारे अंदर स्किल है। तो इस तरीके से जो भी ह्यूमन के अंदर, लोगों के अंदर जो भी नॉलेज होती है, जो भी उनका स्किल होता है, वो या फिर जो भी वो डिसीज़न लेते हैं, जो उनके अंदर क्षमता होती है डिसीज़न लेने की, उनसे चीज़ें बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता है, लॉ को मेंटेन करता है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है। अगर हम शेफ़ की बात करें तो वो नई नई रेसिपीज़ को क्या करता है, नई नई रेसिपीज़ डेवलप्स करता है, नई नई रेसिपियाँ बनाता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पीपल एज रिसोर्स।
क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी नॉलेज है, ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो अपनी जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं उसको डेवलप कर रहे हैं, अपने नॉलेज को वो यूज़ कर रहे हैं। तो दे ऑल रिक्वायर अ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म वेल। तो सबके पास यहाँ पे लिखा है कि सबको जो है क्या चाहिए, दे ऑल रिक्वायर, सबको चाहिए एक स्पेशल सेट ऑफ, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दे ऑल मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। हर किसी को अपने काम के लिए डेडिकेटली, मतलब बहुत ही मन लगा कर आप कह सकते हो, डेडिकेटली अपने काम को जो है वो गुड जॉब करना चाहिए, अपने काम को एक बहुत ही डेडिकेटली करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जिसमें हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है ये है वर्कर एट द टी प्लांटेशन। यहाँ पे जो चाय की पत्तियाँ हैं जो यहाँ पे वो काम कर रही हैं। यहाँ पे केमिकल इंजीनियर दिखाया गया है और यहाँ पर हमें एक कारपेंटर दिखाया गया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर दिखाया गया। तो इस सब लोग अपना अपना जो भी इनके अंदर स्किल है, जो भी इनके अंदर नॉलेज है, जो भी इन्होंने सीखा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, डेडिकेटली अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है द वर्ड लेबर रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन। तो जो लेबर वर्ड है ना वो रेफर किसको करता है, जो फिजिकली और मेंटली अपने एफर्ट्स लगाता है चीज़ों को बनाने में। लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मिस्त्री और जो घर बनाते हैं, जो मजदूर होते हैं, सिर्फ वही लेबर है। लेबर हर एक इंसान में आ जाता है जो अपना फिजिकली और मेंटली जो अपना एफर्ट यूज़ कर रहा है चीज़ों को बनाने में, प्रोडक्शन में। तो हाउएवर ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हाउएवर ह्यूमन कैपिटल, इसलिए जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं यानी कि जो इंसान जो पैसा लगाता है, ह्यूमन कैपिटल जो होता है, रेफर टू द, अच्छा यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल किसको बोला गया, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे बोला गया है जो इंसान के अंदर स्किल्स होते हैं, जो उसके अंदर नॉलेज होती है, जो उसके अंदर एबिलिटी होती है और जो एक्सपर्टीज़ होता है किसी काम के अंदर, रिक्वायर टू परफॉर्म दैट लेबर, उस काम को करने के लिए जो भी इंसान के अंदर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी या एक्सपर्टीज़ होती है ना, उसको यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के नाम से रेफ़र किया गया है। तो इनकी ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, यानी कि जिस भी काम को करता है तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है, तो ये ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है, वैसे अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो हम होता है कि हम कितना जो है पैसा लगा रहे हैं, वो अलग कैपिटल है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में ये सारी चीज़ें आ गई। दस ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट ऑफ द लेबर बट ऑल्सो क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट लेबर। इसलिए जो ह्यूमन कैपिटल होता है इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट, सिर्फ वो बेसिक एफर्ट नहीं होते किसी भी लेबर के, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसको उस काम को करने की, या उसके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उस अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और जो है उसको बहुत एफिशिएंटली ऑफ दैट लेबर, और वो जो लेबर है ना वो बड़े कुशलता से उस काम को जो है करे, एफिशिएंटली ऑफ दैट लेबर। तो फिर वो चीज़ें हमारी किस में आती है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बेसिक एफर्ट लगा रहे हो, सिर्फ नहीं, उसके अंदर क्वालिटी भी दिखनी चाहिए चीज़ के अंदर, और बहुत कुशलता से भी वो काम आपको करना है, तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। और एक चीज़ और नीचे है यहाँ पर, फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग आ जाती है। एजुकेशंस हेल्प इंडिविजुअल गेन नॉलेज स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडेड टू एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड। अब एजुकेशन मतलब शिक्षा, अब एजुकेशन जो है हमें हेल्प करती है इंडिविजुअली गेन नॉलेज, हमें ज्ञान को प्राप्त करने में, नॉलेज को प्राप्त करने में, और स्टार्टिंग विद बेसिक लिटरेसी, और ये एक तरह से क्या है, एक बेसिक लिटरेसी है। और इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड टू एक्सपर्टीज़, आप अपने काम के, अपने फील्ड के अंदर ना एक्सपर्ट होते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाओगे, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, तो वो एक फिर एक्सपर्टीज़ बन जाता है अपने फील्ड के अंदर, अपने काम के अंदर। व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा, व्हाट यू लर्न इन स्कूल एनरिचेस योर नॉलेज एंड प्रिपेयर्स यू टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आपने क्या सीखा, एनरिचेस योर नॉलेज, अपनी नॉलेज से आपने जो आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया उससे आपने क्या सीखा, एंड प्रिपेयर्स यू टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और आप तैयार हो जाते हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आप बहुत एजुकेशंस लेते हैं
तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अ सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स लर्न प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड मटीरियल्स। और जो सिविल इंजीनियर होता है वो क्या सीखता है, वो यही सीखता है कि किस तरीके से, प्रिंसिपल वो सीखता है कि किस तरीके से कि जो मटीरियल्स को डिज़ाइन किया जाता है विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस। कैसे जो है इन पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या अप्लाई किया जाता है, विच आर अप्लाइड, क्या अप्लाई किया जाता है बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स का, ब्रिजेस का। द चैलेंजेस लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल, कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशन। तो ये सारे जो है ना एक तरह से चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस लाइन क्रिएटिंग ड्यूरेबल की चीज़ जो है ड्यूरेबल भी बननी चाहिए, और कॉस्ट जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, और इको फ्रेंडली सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क ना पड़े। उसके साथ लिखा हुआ यहाँ पे, दिस इज़ अचीव थ्रू ट्रेनिंग सच एज ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट, टेस्टिंग मटीरियल, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड हैंड ऑन एप्लीकेशंस। अब देखो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, दिस इज़ अचीव, कैसे ये इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जहाँ पे भी आप देख रहे हो आप ऑब्जर्व करो, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, वहाँ पे जो मटेरियल लगाया जा रहा है क्या लगाया जा रहा है, वहाँ पे जो सेफ्टी प्रोसीजर है उसको भी समझना पड़ता है। एंड हैंड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि खुद भी आपको सारी चीज़ें जो है खुद आपको करनी है, देखनी है। तो ये सारी चीज़ें तभी अचीव हो सकती हैं जब ये सारे जो फैक्टर्स लिखे हैं जब आपको आते हों। तो विद एजुकेशन, एजुकेशन के साथ क्या होता है, ट्रेनिंग, जो आप जब एजुकेशन लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो इंडिविजुअली आर प्रिपेयर टू एक्सेल इन देयर कैरियर। तो इस तरीके से जो है ना आप उसमें जो है प्रिपेयर हो जाते हो उस काम के लिए जब आप एजुकेशन लेते हो और कुछ ट्रेनिंग्स लेते हो, तो आप इन सब कामों के लिए फिर वो तैयार हो जाते हो। अब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग की और कॉग्निटिव की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड स्किल टू डू पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। अब यहाँ पे बताया कि ट्रेनिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं ना, अपने स्किल हम लर्निंग करते हैं। रिक्वायर्ड स्किल टू बी पर्टिकुलर जॉब, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उन स्किल्स को सीखते हैं, तो वो हमारी ट्रेनिंग में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जांपल दिया था सिविल इंजीनियर का, तो सिविल इंजीनियर तो उसको तो रोड से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड सारी फिर नॉलेज होनी चाहिए ना, सारी उसके पास स्किल होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो सीखेगा, सारी चीज़ें लर्न करेगा, ट्रेनिंग लेगा, वो सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में आ जाती हैं। अब कॉग्निटिव में देखो, कॉग्निटिव भी इट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें जो चीज़ें हैं ना वो मेंटल प्रोसेस, जैसे कि चीज़ों को जानना, उनको सीखना, उनको समझना, ये सारी चीज़ें जो है कॉग्निटिव में आ जाती हैं। कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना टेस्टिंग मटेरियल, मटेरियल को जानना, तो ये भी हमारा कॉग्निटिव में आ जाता है कि उसको समझना, जानना। अब आगे देखो यहाँ पे हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है, गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर। देखो इसके अंदर ना हमारी जो गुड हेल्थ है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो वो सपोर्ट करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हो गया चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, उसमें हमारी डेवलपमेंट बढ़ती है अगर हमारी जो है हेल्थ अच्छी है। अलाउइंग चिल्ड्रन, बच्चों को अलाउ करेगी स्कूल अटेंड करने में, रेगुलरली, रोज़ बच्चे स्कूल जाएंगे और अच्छे से सीखेंगे अगर उनकी हेल्थ अच्छी है। तो इसी तरीके से जो वर्कर्स होते हैं ना आर एबल टू गिव देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे सकते हैं अगर वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, अगर उनकी बॉडी साउंड है, मतलब कि वो उनकी बॉडी बिल्कुल सही तरीके से, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रेस में है या उनको कोई बीमारी लगी हुई है तो फिर वो सही से काम नहीं कर सकते ना। इसलिए हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी होती है किसी वर्कर के लिए। उसकी बॉडी जो है साउंड बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, तो फिर वो फिजिकली और मेंटली अच्छे तरीके से काम कर सकता है। दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम पीरियड, फिर वो क्या करेगा, कम टाइम में भी जो है ज़्यादा काम कर लेगा। बी क्रिएटिव एंड डू नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ, और वो काम से ज़्यादा टाइम तक दूर भी नहीं रहेगा क्योंकि अगर वो बीमार नहीं होगा तो ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। थिंक अबाउट इट, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल्स,
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डायग्नोसिस्ट, लैब एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। तो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, कैसे जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जितने भी डायग्नोसिस लैब होती हैं, कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, कैसे जो ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको ऊपर बता दिया ना क्या होता है, हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में ऊपर पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमारी जो चीज़ें आई थी, स्पेशलाइज स्किल्स थी, नॉलेज थी, एबिलिटीज़ थी, एक्सपर्टीज़ थी, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, तो ये सारी हमारी ह्यूमन कैपिटल में आती है ना। तो कैसे सारी चीज़ें जो हैं, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट हैं, कैसे वो ह्यूमन कैपिटल इसको डेवलप करने में कैसे इसमें अपना सहयोग देता है। तो कैसे करता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इंसान ये सब चीज़ें कैसे करता है। देखो, सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, अ कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट and endeavoring to do things well has helped countries to move forward। अगर हम हार्ड वर्किंग है, देखो ये कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अगर हम किसी चीज़ के अंदर करते हैं और चीज़ों की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी कंट्री को हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो देयर इज़ अ जापानीज कॉन्सेप्ट कॉल्ड काइजन। अब जहाँ पे जापानीज कॉन्सेप्ट एक काइजन की बारे में बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि विच मीन, जिसका मतलब है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, लगातार जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट चलती रहे, यानी कि नई नई चीज़ें, है ना, इम्प्रूवमेंट। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन जापान सिंस द मिड 1940। और ये जो कॉन्सेप्ट है जापान के अंदर 1940 से जो वहाँ पर ये अप्लाई किया गया है, एंड हैज़ हेल्प जापान अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। तो इससे क्या हुआ, जापान ने जो है क्या अचीव कर लिया, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनका रहन सहन है वो हायर स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का। ये कैसे हो पाया, जब उन्होंने एक जापानीज कॉन्सेप्ट काइजन जिसको इन्होंने अप्लाई किया, जिसका मतलब था कंटिन्यूस, यानी कि लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना। एक और एग्जांपल इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अनदर एग्जांपल कुड बी दैट ऑफ द जर्मन वर्कर। अब जर्मन वर्कर एथिक विच इज़ डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री। जर्मनी इज़ रिनोड फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब जर्मनी जो है वो किस में जाना जाता है, अपनी हाई क्वालिटीज इंडस्ट्रीज के बारे में वो जाना जाता है। अब जो जर्मनी है उसका जो इतिहास है यहाँ पे लिखा हुआ है, अनदर एग्जाम्पल कुड बी दैट ऑफ द जर्मन वर्कर एथिक्स विच इज़ डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल जो बोला है कि वो जर्मन वर्कर्स का हो सकता है जो उनके हिस्ट्री के अंदर जो गहराई से समाई हुई है। तो जर्मनी जो है अपनी हाई क्वालिटी इंडस्ट्री के लिए जो है जाना जाता है। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी। अब वो उनके काम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि वो जो काम जो है वो बहुत पंक्चुअल है अपने काम के लिए, हाई वैल्यू, यानी कि पंक्चुअलिटी को जो बहुत हाई वैल्यू दी जाती है, अटेंशन टू डिटेल, और एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, और जो चीज़ की क्वालिटी है उस पर भी वो ध्यान देते हैं। दीज क्वालिटी ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर राइज एज ग्लोबल लीडर्स इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ह्यूमन कैपिटल जो उनका है, जैसे कि वो पंक्चुअल हैं, हर एक चीज़ की जो डिटेल में जाते हैं और हर चीज़ को क्वालिटी से बनाते हैं, तो ये ह्यूमन कैपिटल में आ गया। तो इन्हीं ह्यूमन कैपिटल की वजह से ह्यूमन कैपिटल टू कंट्रीब्यूट देयर टू राइज एज, उनको एक ग्लोबल लीडर की तरह अपनी उनकी टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या बन गए, ग्लोबल लीडर बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो ह्यूमन कैपिटल्स थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो किया। तो इस चक्कर में वो क्या बन गए, टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बन गए। आगे देखो यहाँ पर लेट्स एक्सप्लोर में दे रखा है, लेट्स डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 वर्किंग एडल्ट्स इन योर फैमिली एंड नेबरहुड, आस्क देम टू डिस्क्राइब द कल्चर एट देयर वर्क प्लेस, शेयर नोट्स विद योर क्लासमेट्स, व्हाट डिड यू डिस्कवर, व्हाट आर सम एडजेक्टिव दैट ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला आपको कि जिसके अंदर आप 10 लोगों के आप नाम लिख लो, किसी बड़े के जो भी एक काम करते हैं, आपके घर में करते हैं, नेबर में करते हैं, और उनसे पूछो कि कल्चर, उनसे आस्क देम कि उनसे पूछो कि डिस्क्राइब, उनसे पूछो कि कल्चर जहाँ पे वो काम करते हैं ना उसका सारा वहाँ का कल्चर आप उनसे पूछो कि कैसे कैसे काम होता है, किस चीज़ का काम होता है,
और ये अपनी क्लास में जाके आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। फिर देखो कि आपने उसमें क्या डिस्कवर किया। व्हाट आर सम एडजेक्टिव दैट ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा सुनने को मिली। जैसे कि आपका फ्रेंड भी, आप किसी 10 लिस्ट बनाई, उसने भी वो उनसे कुछ बातें पूछी, आपने भी उनसे कुछ बातें पूछी, तो कौन सी ऐसी बातें ज़्यादा मैच कर रही हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको लगा कि सेम सेम है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद है in the tapestry chapter you have seen example of the art and the architecture in India across several centuries। आपने tapestry chapter में देखा था कि आप समझ चुके कि you have seen, वहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल देखे थे आर्ट्स के एंड आर्किटेक्चर के, जो इंडिया में पूरे अक्रॉस, पूरी सेंचुरी के अंदर, इंडिया अक्रॉस सेवरल सेंचुरीज, मतलब आपने उसके अंदर उस चैप्टर में कुछ आपने आर्ट्स के, कुछ आर्किटेक्चर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे थे जो कि कई शताब्दियों के थे। What do you think are the factors of that? What do you think are the factors that enable their creators to achieve such high levels of excellence? Discuss in groups and share in class। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो हाई लेवल एक्सीलेंस जो है वो इतने सक्षम बन पाए, इतने एक्सीलेंस बन पाए, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कि इन्होंने हमें बताया ना कि आपने टेपेस्ट्री चैप्टर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे आर्ट और आर्किटेक्ट के जो कि कई सेंचुरीज के थे। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अनेबल टू क्रिएट टू अचीव, जिन्होंने ये अचीव कर पाए हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंसी, जिसकी वजह से वो इतने सक्षम बन सके। तो वो आपको अपनी क्लास से डिस्कस करना है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आवर नेशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। अब जो हमारा नेशन है ये बहुत लंबे समय से जो है हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर, अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें, बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लिटरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प्स एनहेंस द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब लिटरेसी जो है, यानी कि अगर हम पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारी पॉपुलेशन का, जो कि लोगों को हेल्प करेगा अपने स्किल को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी ह्यूमन कैपिटल को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द अडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया 85% फॉर मेल्स एंड 70% फॉर फीमेल एज 2023 एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेशन। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट बता रखा है कि 85% मेल्स का है और 70% जो है वो फीमेल का, जो कि 2023 के इन्होंने वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट से बताया। तो डिस्पाइट प्रोसेस इन मैनी एरियाज इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। इस यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोग्रेस के बाद, यानी कि इतनी प्रगति होने के बाद भी, इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी भारत को जो मानव पूंजी यानी कि जो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है, उसके विकास के लिए बहुत सारी चुनौतियों को जो है उसको सामना करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट बोला गया है कि 85% जो है हमारे इंडिया में, जो अगर मेंस को देखें, पूरे अगर आदमियों को देखें, मेल्स को देखें, तो उसमें 85% जो है वो मेल्स को बताया गया कि वो पढ़े लिखे हैं और 70% जो है वो लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तभी लिखा हो कि इतनी प्रगति, डिस्पाइट प्रोग्रेस होने के बाद भी जो है इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस जो ह्यूमन कैपिटल के अंदर वो फेस कर रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे लिखा है कि जो शिवा है, शिवा स्टूडेंट ऑफ सरस्वती विद्या स्कूल ग्रेड 8th में है, हैड टू ड्रॉप आउट द स्कूल 2 years बैक। 2 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया एज हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब, क्योंकि उसके फादर की जॉब चली गई तो उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि फीस के लिए पैसे नहीं होंगे। तो हाउ डू यू थिंक द लॉस ऑफ स्कूलिंग ईयर्स विल इफेक्ट शिवाय व्हेन ही ग्रो अप। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो उसका स्कूल जो उसने छोड़ दिया, शिवा ने अपना स्कूल छोड़ दिया, उसका जो असर जब वो बड़ा होगा तो उसका असर उस पर क्या पड़ेगा। तो आप बताओ उस पर क्या असर पड़ सकता है। अगर वो अपनी एजुकेशन ही पूरी नहीं करेगा, अगर वो चीज़ों को सीखेगा ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं अगर उसमें होगी, तो कैसे बड़ा होकर जो बिज़नेस करेगा, कैसे वो चीज़ों को जो है वो समझेगा और सीखेगा। तो ये इस तरीके का लॉस होता है जब उसको, किसी भी बच्चे को अच्छी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती है। तो उसके बाद है व्हाट प्रॉब्लम कुड बिजनेस फेस व्हेन दे डू नॉट फाइंड वर्कर्स विद द रिक्वायर्ड स्किल। तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी बिजनेस के अंदर जब व्हेन दे डू नॉट, जब उनको अच्छे
व्हेन दे डू नॉट फाइंड वर्कर, जब उनको वर्कर्स नहीं मिलते विद रिक्वायर्ड स्किल। देखो अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें, अब वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है। अगर ऐसी लेबर मिले ही ना जिसके अंदर स्किल हो, तो फिर कैसे काम करोगे? नहीं करोगे ना। तो अगर बच्चे एजुकेशन नहीं लेंगे, अगर बच्चे ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो फिर अच्छे वर्कर्स कहाँ से आएंगे आने वाले टाइम में? फिर तो नहीं आएंगे। तो जब अच्छे वर्कर्स नहीं होंगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वट प्रॉब्लम कुड बिजनेस फेस, कैसी फिर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब हमें अच्छे वर्कर्स ही नहीं मिलेंगे या हमें रिक्वायर्ड स्किल वर्कर नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे कुछ सर्वे हैं जिसके थ्रू हमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडियन 2025, 65% पीपल इन इंडिया आर इन बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। कि 65% ऐसे हैं लोग जो कि जिनकी एज 35 से कम है। दिस मीन दैट इंडिया हैज़ अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जिसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो है वो यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, विच मे हेल्प टू कंट्री रीव्स द बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये किस चीज़ को रेफर करता है? द बेनिफिट ऑफ कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग वर्किंग पीपल। यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है ज़्यादा नंबर में यंग पीपल जो काम करते हैं ना, उसको उसका मतलब यहाँ पे मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो यहाँ पे यही पाया गया कि 65% ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो 35 से कम एज के हैं, जिसका मतलब की है कि अभी वो बहुत यंग है, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जिसको कहा गया है। दिस मीन दैट द इंडिया हैज़ अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो कि हेल्प कर सकती है रीप द कंट्री को, किस चीज़ में हेल्प कर सकती है? रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो है हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये हमारी कंट्री को हेल्प कर सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर। और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो रेफर करता है कि कंट्री को बेनिफिट करने में, कंट्री को द बेनिफिट ऑफ कंट्री गेट व्हेन इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। कहने का मतलब से यही है इसके अंदर कि जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिया में जो लार्ज यंग पीपल हैं, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। When more people are working and earning and fewer people depend on them, the country can grow business and improve living standard। तो यहाँ पे लिखा है जब ज़्यादा लोग कमाएंगे, when more people are working, और ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे और कुछ लोग होंगे जो डिपेंड होंगे एक दूसरे के ऊपर, उससे क्या होगा? जो कंट्री है वो, उसका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा और लोगों का जो रहन सहन है वो इम्प्रूव होगा। टू टेक एडवांस ऑफ दिस A potential individual must have access to quality education, health, training, skilling, which would contribute to their nation progress। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि हर एक इंसान, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्ट हैव एक्सेस, उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो कंट्रीब्यूट करती है नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस ईयर अहेड इन द चैप्टर ऑफ डेमोग्राफिक। तो आप इसमें लिखा कि यू विल लर्न, आप पढ़ोगे और भी ज़्यादा दिस इन, इसी साल के अंदर अहेड एक चैप्टर और है जिसका नाम है डेमोग्राफिक। अब आगे लिखा हुआ है थिंक अबाउट इट। आर सम जॉब्स मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर, कुछ जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूसरों से। व्हाट वुड हैपन इन इफ़ नोबडी क्लीन द स्ट्रीट, क्या होगा अगर कोई गलियों को साफ ना करे। कलेक्टेड द ट्रैश, अगर कोई कूड़ा, जो ट्रैश होता है कूड़ा, उसको कोई इकट्ठा ना करे। अगर फार्मर अगर अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करना छोड़ दे। डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल टू ट्रीट पेशेंट एंड सो ऑन, अगर डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए तो क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने सोचने के लिए बोला है। तो टुडे देयर इज़ वेरी वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। आज के टाइम पे जो है बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब है रिक्वायरिंग अलग अलग तरह के स्किल्स के लिए, बहुत सारी जो हैं वो जॉब्स हैं। हाउएवर इंडिया हैज़ हैड अ रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। अब यहाँ पे बोला गया है जो इंडिया जो है उसकी बहुत रिच लेगेसी है, मतलब कि वो एक समृद्ध विरासत है इंडिया के पास, एक स्किल बेस्ड, यहाँ के लोगों के पास बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है, नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन एंशिएंट स्किल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्राचीन भारत के अंदर जो कौशल विरासत थी
वो क्या थी? फॉर एंशियंट इंडियंस वर्क वॉज अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस देयर नेचर एंड स्ट्रीविंग फॉर परफेक्शन एंड ऑफरिंग टू द डेटी और द रिसीवर एज केस मे बी। अब पहले के टाइम पे जो एंशियंट इंडिया के अंदर जो काम किया जाता था ना, किस फॉर्म में किया जाता था कि उनका जो एक्सपीरियंसेस देयर नेचर का मतलब है यहाँ पे कि काम, उनके जो स्वभाव था, साथ में वो प्रगति के लिए काम करते थे, आगे बढ़ने के लिए काम करते थे। स्ट्रीविंग मतलब होता है कि प्रगति के लिए प्रयास करना, स्ट्रीविंग फॉर परफेक्शन, काम को और परफेक्ट करने के लिए वो कोशिश करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और जो भी ये काम करते थे ना, ये हाथों से जो भी चीज़ें बनाते थे या जो भी काम करते थे, ये सब जो है वो ऑफर करते थे किनको? मूर्तियों को, जो है ना, जो भी उनके देवता होते थे उनको वो ये सारी चीज़ें ऑफर करते थे। इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन, और ये सारा काम वो बहुत ही भक्ति से करते थे, मन से करते थे। द टूल्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल मतलब जो एक तरह की उनके लिए तो टेक्नोलॉजी थी, टूल जो एक औजार होता है उसको वो इस्तेमाल करते थे वर्शिप के लिए, मतलब वर्शिप के लिए, यानी कि उसकी वो पूजा करते थे। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज विश्वकर्मा पूजा और अयोध्या पूजा। अब ये जो ट्रेडिशन है ये आगे जो है वो कंटिन्यू चलता रहा विश्वकर्मा पूजा में और अयुद्ध पूजा के अंदर। सो क्रिएटिंग प्रोड्यूस इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लैंड ऑफ कला। अब जो भी चीज़ें वो बनाते थे ना, उनके अंदर एक अलग ही तरह की कला, एक अलग ही तरह की आर्ट होती थी, एक अलग ही तरह की विद्या, मतलब नॉलेज होती थी उनके पास। नॉलेज वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये नॉलेज आगे जनरेशन टू जनरेशन आगे जो है वो पास होती गई। द शिल्प शास्त्र आर एंशियंट टेक्स्ट, शिल्प शास्त्र एक पुरानी एंशियंट बुक है जिसके अंदर द कंटेंट डिटेल, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से, पूरी गाइडलाइंस दे रखी है कि किस तरीके से स्कल्पचर्स, पेंटिंग, बिल्डिंग, वुडन आइटम्स एंड ज्वेलरी जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में टेक्स्ट में लिखी है कि जैसे स्कल्पचर है, स्कल्पचर को उन्होंने कैसे प्रिस्क्राइब किया है कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, कि उसका कैसा पोस्चर होना चाहिए, कैसा उसमें कलर होना चाहिए, कितनी उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, एंड उसकी जो प्रोपोर्शन ऑफ फिगर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो आगे है डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट में है जनरेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ स्कल्पचर हैव वर्कड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इंडियन टेम्पल्स ओवर सेंचुरीज। अब वहाँ पे जो है जो लोग शुरू से जो मूर्तियाँ बनाते थे, ये सारे काम करते थे, अब वही जनरेशन जो आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सीखी अपनी फैमिली से, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये वो काम आगे बढ़ता जा रहा था। तो उन्हीं लोगों ने जो है आगे जाके जब मंदिर बने ना, तो उसके अंदर उन्होंने काम किया। क्या काम किया मंदिर में उन्होंने? दे यूज़ देयर स्किल, उन्होंने अपना स्किल का यूज़ करके विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी द फिनिश आउटकम, उन्होंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि पता नहीं क्या होगा, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसका क्या आउटकम आएगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस वो अपना जो काम है, जो उन्होंने सीखा था वो करते रहे। एंड दे परस्यूड एक्सीलेंस कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड लर्निंग न्यू टेक्निक। और वो लगातार जो है अपना काम करते रहे और नई नई चीज़ों की वो खोज करते रहे। और काफ़ी सारी उन्होंने इसमें जो है वर्क एज वर्शिप, उन्होंने काम को ही अपनी सब कुछ समझा, काम को इन्होंने पूजा समझा और नई नई चीज़ें वो सीखते रहे और नई नई टेक्निक्स जो है वो सीखते रहे। अब देखो यहाँ पे एक जो है स्टिचेस शिप बिल्डिंग की बात हो रही है। इंडिया यूज्ड अ यूनिक स्टिचिंग टेक्निक, इंडिया के पास एक यूनिक स्टिचिंग टेक्निक है। स्टिचिंग मतलब पता है ना, जैसे सिलते हैं हम जैसे चीज़ों को। डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर टू मेक शिप एंड बोट्स विच दे यूज टू कंडक्ट maritime trade and culture exchanges across the Indian Ocean. The technique involved stitching wooden planks together using cord instead of nails. अब उस टाइम पे देखो ना, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे, देखो इन्होंने ये बना रखे हैं, ये देख रहे होगी कैसे इसको स्टिच कर रहे हैं, ये सारा देखो स्टिच कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये सारा इन्होंने स्टिच करके लगाया हुआ है। यहाँ पे अभी जो सारी रस्सियाँ देख रहे हो ना, ये सारी रोप, ये सब स्टिच करके लगा रखी हैं। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने वुडन इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक टुगेदर यूजिंग कोड मतलब रस्सियाँ ली उन्होंने और उसको जो है उन्होंने सिल दिया। इसकी बजाय कि वो नेल लेते, कोई कील लेते, उन्होंने रस्सियों से ही सारा कुछ जो है वो कोड से वो सारा कुछ सिल दिया। विच मेड देम फ्लैक्सीबल, जिससे क्या हो गया, वो फ्लैक्सीबल बन गई। और इससे क्या होता है, जब वो फ्लैक्सीबल जब बन जाता है ना, तो हेल्प द शिप नेविगेट द इंडियन ओशियन विद ईजी। फिर जो जहाज होते हैं ना, उनको ओशियंस के अंदर, महासागरों में आसानी मिल जाती है उनको चलने में, उनको हेल्प हो जाती है कि वो फिर आसानी से वहाँ पर चल पाते हैं। तो ये एक इंडिया के अंदर ना एक शिप बिल्डिंग किया जाता था, जिससे कि जहाज़ों को, शिप्स को बहुत हेल्प मिलती थी
बड़े बड़े ओशियंस में चलने के लिए। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर में है, मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन हैव आइदर डिसअपीयर्ड। अब बहुत सारी ट्रेडिशनल टेक्निक तो ख़त्म ही हो चुकी है और कुछ को तो डिक्लाइन ही कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल द स्टिचिंग ऑफ शिप्स, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो शिप्स को कैसे स्टिच किया जाता था। सो अ सर्वर डिक्लाइन आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडियन ओशियन इन 16th सेंचुरी। दिस टेक्निक इज़ नाउ यूज फॉर स्मॉल फिशिंग बोट। तो उस टाइम पे 16 सेंचुरी में जो है इसको, जब यूरोपियंस आए थे ना, तो इस टेक्निक को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। लेकिन अभी भी यहाँ पे लिखा है कि दिस टेक्निक इज नाउ, अभी भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है स्मॉल फिशिंग बोट के अंदर। वाई डू यू थिंक द यूज इंडिजीनियस टेक्निक्स हैज़ डिक्लाइन, डिस्कस इन क्लास। अब आपको ये बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके विचार से जो इंडिजीनियस टेक्निक्स थी, इंडिजीनियस टेक्निक होती जो स्वदेशी तकनीकें थी, उनको जो है वो यूज़ में कम क्यों कर दिया, उनको डिक्लाइन क्यों कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फाइंड आउट सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर रीजन। अब आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसे प्रोडक्ट अपनी जहाँ पे भी आप रहते हैं ना, वो आपको पता करने हैं। एंड शोकेस ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल, और साथ में आपको उसमें क्या ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, क्या उसमें स्किल की ज़रूरत है, वो भी आपको बतानी है। जो भी आप अपने आसपास ऐसी टेक्निक्स देखोगे जहाँ पे चीज़ें जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड आउट सम टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम योर रीजन दैट शोकेस ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल। अब आपको अपने एरिया के अंदर जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास जो है आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स और स्किल नज़र आती हो। एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ड्राइंग एंड टेक्स्ट इन द क्लास। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ड्राइंग बना के या फिर कुछ लिख के आप इसको बता सकते हो। अब हम आगे समझेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अभी तक हमने आपने जो चैप्टर पढ़ा, कितनी बार वर्ड बीच में कैपिटल आया, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि जो कैपिटल होता है कि जो हम पैसा जो है बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें और भी चीज़ें बताई हैं जो कैपिटल के अंदर आती हैं, जैसे कि बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर कैपिटल दैट कंप्राइजेज मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ड्यूरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, वेंडिंग कार्ड, कंप्यूटर शॉप, फैक्ट्रीज, ऑफिस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो कैपिटल के अंदर आती हैं। फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि जो डेली हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम जो भी काम करेंगे ना, जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी वो हमारी डेली हमारी काम में आएंगी ना। अगर हम कोई फैक्ट्री अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितनी भी मशीनरी लगा रहे हैं तो हम उसको डेली यूज़ कर रहे हैं। किसी जगह पे आप देखोगे, अगर हम हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे कितने सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने रेस्टोरेंट का एक उदाहरण देखा था, जस्ट एज रत्ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज। अब यहाँ पे रत्ना को भी क्या चाहिए था, यहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उसको जो जगह थी वो लीज़ पे लेनी थी। लीज़ मतलब कि आप कुछ टाइम, जैसे कि मान लो आपने किसी को 2 लाख रुपीज़ दिए और कुछ टाइम तक वो जगह आपको मिल जाएगी, तो वो टाइम डिसाइड हो जाता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर आपको उसका रेंट नहीं देना पड़ता, तो वो लीज़ होता है। तो रत्ना ने भी ऐसे पैसों का अरेंजमेंट किया था ज़मीन को लीज़ पे लेने के लिए। उसने फिर फर्नीचर ख़रीदा, किचन के इक्विपमेंट्स खरीदे, क्योंकि उसको रेस्टोरेंट ओपन करना था तो उसको भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, तो दीज आर ऑल कॉल्ड कैपिटल। ये सारी चीज़ें जो हमारी कैपिटल में ही आ जाती हैं। मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि एक पैसा उसके साथ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को आप जोड़ दो, डैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो उससे क्या होता है, वो ये सारी क्या इन्होंने क्या लिखा है कि दीज आर ऑल कॉल्ड कैपिटल। इन सबको हम कैपिटल कहते हैं। एक तो मनी, एक तो पैसा, देख लो पैसा तो चाहिए ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि हम जो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, दैट आर यूज टू प्रोड्यूस। उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, चीज़ें जो हैं बनती हैं और सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर हम सिर्फ रेस्टोरेंट की अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट में खाना बनता है ना, वो हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हमें खाना, बहुत टेस्टी फूड जो है वो वहाँ पे वो बनाया जाता है, फिर वो हमें हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विस भी देते हैं ना साथ में। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी लग रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्स भी लग रहा है और साथ में पैसा भी लग रहा है। कैपिटल इज द एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और द सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस, बट वेयर डू बिजनेस टू गेट द कैपिटल। अब यहाँ पे लिखा कि कैपिटल जो है बड़ा ज़रूरी है, एसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे भी चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर किसी कहीं पे भी अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस सेक्टर के अंदर भी, तो पैसा होना, कैपिटल होना, ये सारे कैपिटल के साथ साथ ये सारे इक्विपमेंट होना, कंप्यूटर होनी चाहिए, शॉप होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए,
हमारे पास टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन जो ये पैसा है, बट वेयर डू बिजनेस गेट कैपिटल, लेकिन जो कैपिटल है ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जनरली आमतौर पे जो है पर्सनल सेविंग, कुछ लोग अपनी पर्सनल सेविंग करते हैं, कुछ को फैमिली से मिलता है, कुछ अपने फ्रेंड से लेते हैं, आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस, जस्ट एज रत्ना डिड व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस। तो यहाँ पे लिखा है जनरली लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द फर्स्ट, जो परिवार होता है, जो दोस्त होते हैं, वो पहला सोर्स होता है फंड का, एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट, जब वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट जैसे कि रत्ना ने किया था कि उसने जो सारा काम किया, जस्ट रत्ना डिड व्हेन शी स्टार्टेड बिजनेस, उसने सारा जो है इंडिविजुअली किया, उसने किसी से कोई सपोर्ट नहीं ली। तो व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट एज रत्ना डिड व्हेन शी स्टार्टेड अ बिजनेस, हाउएवर द फंड्स वर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट द बिजनेस, सो शी टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू मीट द शॉर्टफॉल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे रत्ना ने किया, उसको भी पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो सो शी टुक, उसने क्या करा, बैंक से जो है वो लोन ले लिया, एंड शी पेड इंटरेस्ट अलोंग विद द पार्ट ऑफ हर लोन अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके ऊपर कुछ टाइम तक उसने क्या करा, जो उसने लोन लिया उसके ऊपर उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट उसको जो है वो पे करना पड़ता था। सिमिलरली लार्ज कंपनीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सटेंड देयर बिजनेस, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हैंस इसलिए वो क्या करते हैं, दे रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो वो पैसा कहाँ से लेते हैं, वो पैसा जो आम लोग होते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनसे वो पैसा जो है उनको मिलता है, वहाँ से अपना पैसा वो बढ़ाते हैं। द स्टॉक मार्केट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। एक स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब देखो शेयर्स क्या होते हैं, अगर आपको इसमें समझना पड़ेगा, तो शेयर्स के बारे में आके तो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन जैसे शेयर एक कंपनी है, मान लो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, लोग इनके शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा, मतलब उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज वो उसको ले लेते हैं, जैसे कि, और उसका जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ना, तो जो जितना परसेंटेज उन्होंने कंपनी का लिया, जैसे 5% लिया या 10% लिया है, या कुछ पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया, तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती जाती है, वो पैसा भी उनका जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, तो जो आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, जो शेयर्स खरीदे हैं, वो भी सब लॉस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन होती है ना, वो जर्नल आम लोग जो होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्हीं के द्वारा वो जो है कंपनी ओपन की जाती है। कोई 5% लेता है, कोई 10% लेता है, कोई 2% लेता है, कोई 1% लेता है, ऐसे ऐसे करते करते 100% पैसा इकट्ठा हो जाता है, और उन्हीं पैसों को फिर उन्हीं पैसों से कंपनी चलती है। और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाती है, और जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनका पैसा भी वो ग्रो करता है। लेकिन अगर कंपनी ने ग्रो नहीं किया, तो जितने लोगों ने पैसा लगाया वो सारा ख़राब हो जाता है उनका। तो यहाँ पे वही लिखा है, द स्टॉक मार्केट एक स्पेशल टाइप की मार्केट है जहाँ पे वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। कुछ लोग जो हैं कंपनी का कुछ शेयर खरीदते हैं, जब उनको लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसको बेच देते हैं। ऐसे लोग भी जो है वो पैसा कमाते हैं उससे। तो जो लार्ज कंपनी रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय ऑफरिंग दैम अ शेयर टू द प्रॉफिट, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो लोगों को क्या करती है, ऑफर करती है कि तुम शेयर्स खरीदो, कॉल्ड आ डिविडेंड, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो बिग बिजनेस कैन रेज मनी और फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच मार्केट एंड कैन सेल शेयर्स फॉर देयर बिजनेस। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बड़ी बड़ी बिग बिजनेस होते हैं, कैन रेज मनी, वो अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, या फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच मार्केट एंड कैन सेल शेयर्स फॉर देयर बिजनेस। तो अपनी जो कंपनी का जो पैसा उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि मार्केट के अंदर अपने जो शेयर्स हैं कंपनी के, उसको सेल करके वो इस पैसे को बढ़ा सकते हैं, कि लोगों को ऑफर करें कि हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं आप खरीदें। इस तरीके से जो लोग शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। फिर यू विल लर्न द एक्सटेंट, आप जो है आगे जाके और भी
एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क इन हायर ग्रेड्स। आप आगे जाके ना इसके बारे में और भी समझेंगे। एग्जैक्ट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक अलग तरीके की कार्य प्रणाली टाइप होता है, कि एक और भी ज़्यादा ना अगर हम कहें इसके बारे में डीप में, आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। वैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट शेयर्स का थोड़ा बताया है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हो, 8th क्लास में, तो इतना ज़्यादा शेयर्स के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स एक्सप्लोर में है आइडेंटिफाई अ फैक्ट्री इन योर रीजन। तो आपको अपने एरिया की जो फैक्ट्री है उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। फाइंड आउट हाउ मच कैपिटल मे हैव बीन इन्वेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। यू मे प्रोवाइड एन एस्टिमेट। अब आपको ये एस्टिमेट लगाना है, ये पता लगाना है कि उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, कितना जो कैपिटल लगाए गए, कौन कौन सी चीज़ें जो उसमें लगाई गई हैं। What kind of equipment does the factory use to create finished products? कि कौन कौन सी इक्विपमेंट्स लगे हैं वहाँ पे उस फैक्ट्री के अंदर चीज़ों को बनाने के लिए, है ना, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं, कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपको उस फैक्ट्री में जाके जो है वो देखना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी मैंने ऊपर जो आपको बताया था, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व प्रॉब्लम। कि आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना और जो उस बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है ना उनको सॉल्व भी करना, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना जो है, और बिज़नेस को स्टार्ट करना और उनके अंदर जो परेशानियां आ रही हैं उनको सॉल्व करना जो है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एन एंटरप्रेन्योर, अब एंटरप्रेन्योर जो होता है ना एक आदमी है, एक पर्सन होता है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन। वो क्या पर्सन होता है? हु कम्स अप विद एन आइडियाज़, जो कि आइडियाज़ लेके आता है, जो कि रिस्क भी लेता है। गैदर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क्स हार्ड टू मेक देयर स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल। तो एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो कि क्या करता है, जो नए नए आइडिया लेके आता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, और उसको थोड़ा सा रिस्क भी सहना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस में देखो रिस्क भी होता है ना, कोई भी काम अगर आप करोगे। और वो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है प्रोडक्शन के, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या और भी ज़्यादा वो मेहनत करता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। एन एंटरप्रेन्योर विजन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम हेल्प ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू द मार्केट दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड द नेशन। जो एंटरप्रेन्योर का जो नज़रिया होता है, जो उसका विज़न होता है, वो ये होता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वो हेल्प करता है चीज़ों को बनाने में और सर्विस देने में, और वो ये भी ध्यान रखता है कि जो भी चीज़ बनाई जा रही है, जो भी सर्विस दी जा रही है, टू द मार्केट डेट बेनिफिट, उसका जो है सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे रास्ते को भी जो है उसका बेनिफिट होना चाहिए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे दे ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट्स लाइवलीहुड। और वो साथ साथ में जो है जो जॉब्स होती हैं, लोगों को मौका मिले ताकि वो नई नई जॉब्स कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके जो लाइफ स्टाइल है, जो उनका रहन सहन है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। In return, they derive a deep sense of satisfaction from seeing their dreams become related and serving the people। तो इसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको तसल्ली मिलती है कि जब वो देखता है कि जो उसके सपने हैं वो सच हो रहे हैं और लोगों को जो है सर्विसेज मिल रही है, तो उसको बहुत ही अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होती है। दस, इसलिए एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ वन हु, इसलिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ केवल एक ऐसा इंसान कह सकते होता है जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है कि इसलिए एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु, इसलिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक होता है जिसमें ये सारी जो है क्वालिटी आप देखते हो। तो यहाँ पे लिखा स्टार्टअप। अ स्टार्टअप इज़ अ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स with limited resources that aims at rapid growth with expansion while leveraging technology। तो एक तरह से हम कहें ना, एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भी कम चीज़ों के अंदर वो मदद करता है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपनी तरफ से वो पूरी इस टाइप का वो कोशिश करता है कि अगर चीज़ें या टेक्नोलॉजी कम है तो उसको कैसे वो बढ़ा सकता है। एंटरप्रेन्योर की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि टेक्स रिस्क लेना बाय इन्वेस्टिंग मनी टाइम, यानी कि जब वो पैसा लगाता है तो उसमें रिस्क भी हो सकता है, तो वो रिस्क उसको लेना पड़ता है। उसके साथ वो जो यहाँ पे लिखा है मेक्स की डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज हर बिजनेस।
अब देखो, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर को वो हायर करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, बड़े बड़े बिज़नेस में उनको रखते हैं। ये भी एक तरह की जॉब होती है, ताकि जो कि लोगों को जो है बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प देते हैं। ये लोग जो होते हैं एंटरप्रेन्योर पर्सन जो होते हैं ना, अब आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखो ना, टाटा, रिलायंस और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स रखे होते हैं अपने पास। वो लोग ऐसे रखे होते हैं जो बिज़नेस को ग्रो करवाते हैं। तो वो रिस्क तो लेते ही हैं, पैसा लगाते हैं, रिस्क भी लेते हैं, साथ साथ में वो जो है डिसीज़न लेते हैं कि किस तरीके से जो बिज़नेस है काम कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंबाइंस वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत तरह के जो वेरियस अलग अलग तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर सोसाइटी, ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी को कैसे लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें देखी जाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, फिर उसको कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब एक इंसान खुद भी एंटरप्रेन्योर होके वो अपना बिजनेस खुद भी ग्रो कर सकता है, या फिर वो किसी हायर कंपनी के अंदर, कोई बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, वहाँ पे भी जाके वो जॉब कर सकता है और दूसरी कंपनी को ग्रोथ दिलवा सकता है। तो ये सब जो है वो एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं। अब यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर है जिनके बारे में बताया गया है, द मैन हु ड्रीम बिग फॉर इंडिया। अब ये वो इंसान हैं जिन्होंने भारत के लिए बड़े सपने देखे। तो इनका जो नेम है यहाँ पे JRD टाटा, जो कि एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो दानी होते हैं, बड़े परोपकारी लोग के होते हैं ना, जो दूसरों पे बड़ा दान करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की जो हेल्प करते हैं, तो ये वो भी हैं। जहांगीर रत्ना दादा भाई JRD टाटा वॉज वन ऑफ द इंडियंस ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड प्लेड अ बिग रोल इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। अब जहांगीर रत्ना जी दादा भाई जो हैं, जो कि JRD टाटा, भारत के एक महान बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कह सकते हो आप। यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, हम एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे। एक बहुत महान जो एंटरप्रेन्योर हैं, एंड प्लेड अ बिग रोल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है हमारे इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया के अंदर, भारत के निर्माण के अंदर, भारत का जो मॉडर्न इंडिया हम कहें ना, तो आधुनिक भारत के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है। यानी कि जो जहांगीर रत्ना जी जो हैं, उन्होंने हमारे भारत को भारत मॉडर्न इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो रोल अदा किया है। वो हमारे इंडिया के जो है एक ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। कौन? JRD टाटा। ही वॉज बॉर्न, वो कब बॉर्न हुए थे? 1904 में, एंड बिकम द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। और वो क्या बने? टाटा ग्रुप के जो वो हैं हेड बने। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस है हमारे इंडिया के अंदर। आपने टाटा की गाड़ियाँ भी आती हैं, है ना, टाटा का नमक भी आता है, बहुत सारी चीज़ें टाटा की आती हैं। तो उन्होंने वो उस कंपनी के, हम कहेंगे कि टाटा के जो है एक एंटरप्रेन्योर थे, और वो इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल था। तो ही बिलीव दैट बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी। उनका ये कहना था, वो ये मानते थे कि जो बिजनेस है शुड नॉट ओनली मेक मनी, बट उनका कहना था कि सिर्फ अगर हम कोई काम करते हैं ना, कोई बिजनेस करते, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पैसा कमा रहे हैं या पैसा बना रहे हैं, साथ में ये भी होना चाहिए कि हम सोसाइटी को हेल्प भी दे रहे हैं, बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी। ही स्टार्टेड इंडियन फर्स्ट एयरलाइन, उन्होंने पहली इंडियन एयरलाइन स्टार्ट करी। किसके नाम से थी वो? टाटा एयरलाइंस के नाम से, इन 1932, विच लेटर बिकम एयर इंडियन, जो कि बाद में क्या बनी? एयर इंडियन बनी। अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड इनटू मैनी एरियाज लाइक स्टील, कार, पावर एंड केमिकल्स। अब उनके अंडर में, यानी कि अगर हम यहाँ पे JRD टाटा की बात करें, तो जो उनकी लीडरशिप के अंदर जो टाटा ग्रुप था, वो उन्होंने एक्सपेंड किया, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने एक्सपेंड किया, बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि स्टील्स में, कार्स में, पावर्स में, और उसके बाद केमिकल्स में। तो JRD टाटा वॉज ऑल्सो नो फॉर केयरिंग अबाउट हिज वर्कर्स एंड बिलीव इन प्रोवाइडिंग देम विद गुड वर्किंग कंडीशन। अब JRD टाटा जो थे, उनका ये मानना था कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी भी देखभाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे काम ही काम करवाया जा रहा है, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये बिलीव करते थे, वो मानते थे कि बिलीव इन प्रोड्यूसिंग देम विद गुड्स वर्किंग कंडीशन। उनको जो भी वो काम कर रहे हैं ना वर्कर्स, उनको एक अच्छी कंडीशन भी देनी है, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट कह सकते हो, या उनको फैसिलिटीज़ भी देनी है जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ विज़न,
हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, वो एक ऐसे इंसान थे, उनका ऐसा नज़रिया था कि जो कि बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं। इन 1992 ही रिसीव द भारत रत्ना, उनको जो है 1992 में भारत रत्ना अवार्ड दिया गया। इंडियाज़ हाईएस्ट ये जो अवार्ड होता है ना, एक इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो कि ग्रेट सर्विस देने वाले लोगों को, जो नेशन में ग्रेट सर्विस देते हैं ना, जो अपने राष्ट्र में, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इन्हीं की वजह से जो हम टाटा कंपनियां जो देखते हैं, इन्हीं की वजह से वो इतनी ज़्यादा जो क्या हुई, ग्रो हुई। अब आगे देखो यहाँ पे थिंक अबाउट इट में है कि व्हाट कुड बी द लेसन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट यू कैन गैदर फ्रॉम द अबव केस। अब आपको क्या लेसन मिलता है, क्या सीखते हैं यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। डज एक्सिस्टिंग नॉलेज फॉर द एंटरप्रेन्योर हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या ये जो उनकी नॉलेज होती है एंटरप्रेन्योर की, वो मदद करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और दे नीड टू सीक अदर सोर्सेज, या फिर उनको कोई और सोर्सेज देखने पड़ते हैं। इज़ प्रॉफिट द ओनली मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर, वाई नॉट। अगर क्या प्रॉफिट द ओनली मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ मोटिवेशन होता है, क्यों और क्यों नहीं। What are the other personality traits required to be successful entrepreneur। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए और कौन सी जो है पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड अनेबलर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो है प्रोडक्शन को सक्षम बनाती है। जो भी हम टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी का मतलब है वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को ही टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कैमरे के बारे में बताया गया है, अ कैमरा कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज। अब कैमरा क्या करता है, लाइट को जो है कन्वर्ट कर देता है। कैमरा लाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, जिससे कि एक डिजिटल इमेज जो है वो बनती है। एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी यूजेस सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसा काम, या फिर हम कह सकते हैं कोई, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें किसी ना किसी रूप में जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही है। Some rarely forms of technology that have existed since ancient time are still in use today। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पहले के टाइम पे भी इस्तेमाल की जाती थी और आज भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। टुडे अगर आज हम देखें तो न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर अप्लाइड इन द वेरियस एरिया। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में जो है उनको अप्लाई किया जाता है। मेकिंग आवर लाइफ ईजियर, ताकि हमारी जो लाइफ है आसान बन सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम आजकल क्या करते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं हमारी पेमेंट हो जाती है, जो हम यूपीआई से करते हैं ना आजकल, पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, उनसे हमारी जो है पेमेंट हो जाती है। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, गेट एडवांस वेदर अपडेट। उनको जो पहले से ही वेदर का अपडेट मिलने लग गया कि कब बारिश आएगी, कब धूप होगी, कब हवाएं चलेंगी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। उसके साथ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस चल पड़ा है, हमें कहीं पे भी जाना हो तो हम उसमें डाल देते हैं कि हमको वहाँ का रास्ता पूरा पता चल जाता है। ये सब क्या, कैन डिस्कवर द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सो ऑन। तो जीपीएस से हमें ईजी हो जाता है, कहीं पे भी जाना हमें रूट का पता चल जाता है। कहीं किसी को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो या कोई भी काम हो तो उसको जीपीएस के थ्रू फिर वो जा सकता है। तो कितनी सारी ये फैसिलिटी हमारे पास हो गई। इससे हमारी लाइफ क्या हो गई, और भी ईजी होगी। हम जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं, फार्मर्स को भी पता चल सकता है कि कैसा वेदर होने वाला है, वो पहले से कुछ उसका अरेंज कर सकता है। और जीपीएस के थ्रू भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। देखो यहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, ड्रोन्स के थ्रू जो है यहाँ पे फर्टिलाइज़र को स्प्रे किया जा रहा है, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो और भी अच्छी हो सके। और उसके साथ यहाँ पे देखो रॉबर्ट क्या कर रहा है, रॉबर्ट असिस्टिंग द सर्जिकल प्रोसेस। रॉबर्ट यहाँ पे असिस्ट कर रहा है सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशन हो रहा है ना, तो रॉबर्ट यहाँ पे असिस्ट कर रहा है। तो देखो ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई है ना आज हमारे देश में। तो यहाँ पे देखो, हैव यू नोटिस हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बेटर वन। क्या आपने देखा है कि कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से बदल दिया जाता है। दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू गेट थिंग डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क। इससे लोगों की लाइफ क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, और जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है बिज़नेस को इम्प्रूव करने में,
जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग लेटर बाय पोस्ट, जैसे कि पहले लेटर को पोस्ट करते थे, वी नाउ यूज़ ईमेल, अब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं, विद पीपल क्विकली एंड आ लोअर कॉस्ट, उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता, लोअर कॉस्ट में होता है वो। तो हाउएवर रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, सम लाइक, अब हर बार भी ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को जो है नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है, काफ़ी जगहों पे जो किया गया ऐसा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हर बार भी ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि जो पुलेज होते हैं और जो व्हील बैरोज होते हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं आज भी। जैसे कि देखो नीचे पिक्चर में हमें दिखा रखा है, ये व्हील बैरो का आज भी यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है, और ये जो यहाँ पे ईंटों को या ब्रिक्स को ले जाने के लिए, और जो पुली होता है, पुली को आज भी बोट्स में जो है देखो यूज़ किया जा रहा है इनको। तो कुछ कुछ चीज़ों का आज भी इस्तेमाल हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल हाउ टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न, बिल्ड न्यू स्किल एंड फाइंड्स जॉब्स। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए नीचे कि कैसे जो टेक्नोलॉजी कैसे बच्चों को हेल्प कर सकती है सीखने में, अपने स्किल्स को बनाने में और जॉब्स को फाइंड करने में। तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी पेविंग द वे ऑफ एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो कौशल और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने का एक मार्ग है। मतलब कि आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या काम कर रही है, आपको ज्ञान देने का काम कर रही है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम कर रही है, साथ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मिल सकती है। A variety of online courses are available to students through the government platform like SWAYAM, study web of active learning for young aspiring minds। यहाँ पे ना एक वेबसाइट, यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लेटफॉर्म है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो सरकार की तरफ से, जिसका नाम है स्वयाम। इसके ऊपर क्या है देखो, इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं ग्रेड 9 तक ऑनवर्ड, एंड ऑपरेट्स ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू विच लर्नर्स कैन एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग एंड सोन। मतलब कि इसके ऊपर इतने सारे उन्होंने कोर्सेज दे रखे हैं, चाहे आपको रोबोटिक्स सीखना हो या एक्वाकल्चर सीखना हो, टेक्सटाइल प्रिंटिंग सीखनी हो, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं इसमें दिए गए हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम द लर्निंग एट देयर ऑन पेस, बच्चे जो इसमें खुद से सीख सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पे भी, जबकि वो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई कोर्स भी कर रहे हैं तब भी वो सीख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल लाइक द गवर्नमेंट नेशनल कैरियर सर्विस, अब ये जो है क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल कैरियर सर्विस हेल्प पीपल, जिसमें लोगों को मदद मिल रही है काम ढूंढने में, फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वेरियस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में जो उनको इसमें जॉब मिल सकती है, फ्रॉम प्लम्बिंग टू अकाउंटिंग, चाहे प्लम्बिंग से लेके अकाउंटिंग तक की जॉब जो है इसमें वो मिल सकती है। दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजीज इज़ एलिमिनेटेड जियोग्राफिकल बैरियर्स, इस तरह से टेक्नोलॉजी ने सारे जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। अलाउइंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, स्किल एंड डेवलप्ड एंड जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड। और यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी की वजह से तो देखो बाहर वाली कंपनीज जो हैं जितने भी, वहाँ आज इंडिया में अगर आप देखते हो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, जो आप देखते हो जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं, वो ये सब क्यों हो पाए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से तो हो पाया ना, जबकि वो है तो बाहर की कंट्रीज़ के है, और इंडिया के लोग यहीं से बैठ के जो है उनसे वो डील कर रहे होते हैं। तो ये सब क्यों, किसकी वजह से हो पाया, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया ना। द सर्विसेज टू दीज ऑनलाइन, अब नीचे इन्होंने ना इसके लिंक दे रखे हैं कि ये जो है उस साइट के जो है वो लिंक हैं, जहाँ पे आपको जॉब्स फाइंड कर सकते हो, या कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो वहाँ से जाके आप उसको सीख सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर में देखो, कैन यू थिंक ऑफ सम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड हैव इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ अराउंड यू। आपको लगता है कि कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि एडवांस्ड हुई हैं, कुछ सम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एट हैव, उनका जो कुछ असर पड़ा है, जो आसपास के आपके लोग रह रहे हैं ना, उनके रहन सहन पे कोई असर पड़ा हो, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उन पे कोई असर पड़ा हो। टॉक टू योर एल्डर, अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने नेबरहुड से इस बारे में आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में जब से टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है। थिंक ऑफ इन्वेंशन दैट यू वुड लाइक टू मेक द सॉल्व प्रॉब्लम। Write related information on a piece of paper such as its name, what it does and how it is work, sketches or drawing of what it would look like and so on. Discuss with your classmates. अब यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि किसी समस्या का, यानी कि किसी प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, उसको कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप सोचो, और एक उससे जो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक कागज़ के ऊपर लिखनी है, उसका फिर नाम लिखना है, वो क्या करता है और कैसे काम करता है, उसको आपको उसके कुछ स्केचेस बनाने हैं,
जिससे कि आप अपने क्लासमेट्स को उसको दिखा सकते हैं, उसके बारे में आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड। अब फैक्टर कैसे कनेक्टेड होते हैं, देखो द फैक्टर जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे फैक्टर की हम बात करें, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप जो हमने ऊपर पढ़ा, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये सारी क्या है, इन सब चीज़ों को मिला के जो है गुड्स बनती हैं, सर्विसेज दी जाती है, प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होते हैं। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अब इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये डिपेंड करती है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उसमें कितना प्रोपोर्शन लगेगा, कितना हमारा, हम क्या चीज़ बना रहे हैं उसमें कितना कैपिटल लगेगा, उसमें कितनी लेबर लगेगी, ये उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जो चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर के आउटपुट की बात करें, कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की बात करें, एंड द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रिलाइज मोर ऑन लेबर एंड दस इज लेबर इंटेंसिव। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर के आउटपुट की बात करें, कंस्ट्रक्शन जैसे कि अगर हम घर बनाने की ही बात करते हैं या कोई हम हैंडीक्राफ्ट हाथ से चीज़ें अगर बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है ना, वो लेबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये सारे काम कौन से हैं, ये सारे मोर ऑन लेबर एंड दस इट्स, इसलिए इसको जो कहा जाता है लेबर इंटेंसिव इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हाथ से काम होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इतना इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता जितना इसमें मेहनत लगती है ना। अगर हम घर बनाने की बात करें, घर बनाने में तो पैसा तो लगता है, लेकिन इसमें हाथों से जो है ना घर बनाए जाते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे हैंडीक्राफ्ट में होता है। तो ऐसे कामों को हम क्या कहेंगे, लेबर इंटेंसिव। दूसरा इन्होंने बोला है वाइज सेमी कंडक्टर चिप्स और सैटेलाइट्स रिक्वायर मोर कैपिटल, जबकि ऐसे कामों के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत पैसा लगता है, बहुत वर्कर्स चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो उसमें स्पेशलाइज मशीनें होनी चाहिए, आर कैपिटल इंटेंसिव। और ऐसे जो काम होते हैं ना उनको जो है यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। ठीक है, एक होगा लोकल, एक हो गया लेबर इंटेंसिव और दूसरा हो गया कैपिटल इंटेंसिव। दीज फैक्टर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड द इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी हेल्टेड। अगर इनमें से कोई भी एक भी फैक्टर अगर मिसयूज करते हैं या फिर वो मिसिंग होता है, तो प्रोडक्शन जो होती है ना चीज़ की, वो उतनी क्वालिटी उसकी फिर निखर के सामने नहीं आती, वो उतना फिर कुशल नहीं होता उसके अंदर। हाउएवर इन सम केसेस न्यू टेक्निक्स कैन चेंज द प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट। अब जब से नई टेक्निक्स आई हैं ना, तो प्रोपोर्शन में कुछ चेंज आ चुके हैं, उनके आउटपुट के अंदर जो है ना वो चेंजेस आ चुके हैं। मतलब जितनी क्वांटिटी में चीज़ें अगर पहले यूज़ होती थी, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से वो कम यूज़ हो रही हैं, जैसे कि इन्होंने नीचे में बताया हुआ है। फॉर इंस्टेंट इंक्रीज मशीन यूज इन एग्रीकल्चर कैन लोअर डिपेंड ऑन लेबर। अब मशीनें इतनी आ चुकी हैं कि लेबर की ज़रूरत नहीं है, इंसानों की ज़रूरत कम हो गई है। इसी तरीके से सिमिलरली 3D प्रिंटिंग कैन हेल्प रिवाइव द डाइंग आर्ट फ्रॉम इन टेक्सटाइल बाय प्रोड्यूसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स एट अ लार्ज स्केल टू सर्व द मार्केट। अब जब से ये वाली मशीनें आई हैं, 3D प्रिंटिंग मशीनें आई हैं, तो इससे काम कितना ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया ना। जो काम पहले हाथ से करते थे तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन जब से मशीनों से करने लगे हैं तो वो ज़्यादा होने लग गया। इसलिए 3D प्रिंटिंग कैन हेल्प रिवाइव द डाइंग आर्ट। और इसके साथ ये भी एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जो चीज़ें जो आर्ट पहले खो चुकी थी ना, तो वो फिर से बनाई जाने लग गई इन मशीनों के ज़रिए। तो ये भी जो है इसमें एक लार्ज स्केल में ये इससे एक बेनिफिट हुआ। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर इसमें से कुछ भी चीज़ अगर मिस कर दें तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो नई टेक्निक्स आई हैं, न्यू टेक्निक्स जो आई ना, इससे प्रोपोर्शन में बड़ा चेंज आ चुका है। जैसे कि इन्होंने एक हमें एग्जांपल बताया कि मशीनें आने से लेबर जो है वो कम हो गई, ये भी एक चेंज आ गया। दूसरा चेंज ये भी आया, जो मशीनें आई हैं ना, उससे पुरानी चीज़ों को फिर से जो है वो बना के जो दिखाई जा रही हैं। द प्रोडक्शन इनपुट आर अवेलेबल आर डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन। जो प्रोडक्शंस होती हैं ना, वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग उनका जो है प्रोडक्शन होता है। बिजनेस कैन प्रोसीजर देम फ्रॉम दीज
varied location and combine the input of the good produce and services. अब business can proceed कि इसके अंदर लोकेशन जो होती है ना, वैरायटी लोकेशन की जगह कैसी है वो भी बहुत डिपेंड करता है, ये भी एक इनपुट में आता है क्योंकि लैंड हमारी इनपुट में आती है ना. एंड कंबाइन द इनपुट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. दस द जियोग्राफिक interconnectedness provide business with access to variety inputs. However, production activities sometimes face server supply chain. जबकि कई बार जब प्रोडक्शन होती है ना तो उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एक सप्लाई चेन होती है तो उसका भी एक चैलेंज आता है. सप्लाई चेन का मतलब होता है जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पे बता ही रखा है, जो सप्लाई चेन है इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल. एक नेटवर्क है ये इंडिविजुअल का, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, रिसोर्सेज आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें जो बेचते हैं, उन सब में सप्लाई चेन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो सप्लाई चेन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है. अगर वो भी अगर टूट जाए तो बिज़नेस उतना ग्रो नहीं कर पाता. अगर मान लो मशीनें ख़राब हो जाएं, ठीक है, या जो हमने जो चीज़ें सेल करनी है वो सेल नहीं हो पा रही, हमें लेबर नहीं मिल पा रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं हमें मिल पा रहे, कंप्लीट हो पा रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो इससे क्या होगा, हमारी सप्लाई चेन टूट जाती है. उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे देख लो कि जो सप्लाई चेन है यहाँ पे लिखा है इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उस काम के अंदर, एंड जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करते हैं, डेटा इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स. और गुड्स को बेचना ये भी सप्लाई चेन में ही आता है, जो चीज़ें बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं. when a disturbance in supply chain occur due to relying on sources from far places instead of local inputs, its result in a halt in the प्रोडक्शन प्रोसेस एज वॉज द केस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक. जैसे कि इन्होंने कोविड-19 का एक एग्जांपल दिया है, उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था. सारी चीज़ें तो हैं अवेलेबल नहीं हो पा रही थी ना उस टाइम पे, कुछ चीज़ मिल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो सप्लाई चेन टूट रहा था उस टाइम पे. ठीक है, जो चीज़ें जैसे कि उनको पास में से मिल जाती थी उसकी बजाय उनको वो सारे रिसोर्सेज उनको दूर से मिल रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि इससे जो प्रोडक्शन जो है ना उसमें वो एक तरह से रुक जाती हैं. तो जैसे कि हमने कोविड-19 में देखा था, तो ये इन्होंने हमें एक सप्लाई चेन का जो है उसके थ्रू हमें यहाँ पे बताया है. इंडिया डोंट मिस आउट. इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर है चाइना के बाद इन 2025. लेट्स अंडरस्टैंड दीज आइडिया थ्रू अ फ्लो चार्ट. अब नीचे हमें एक चार्ट दे रखा है डिपेक्टिंग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग. डिपेक्टिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे नीचे जो पिक्चर्स दे रखी है ना उसके बारे में बता रखा है. तो ये हमारा फ्लो चार्ट डिपेक्टिंग है. ठीक है, तो ये देखो पिक्चर्स के साथ दे रखा है ना, ये ऐसा फ्लो चार्ट है जिसमें पिक्चर्स भी हैं. तो यहाँ से इन्होंने हमें दिखाया, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे लिखा द प्रोसेस ऑफ मोबाइल फ़ोन असेंबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये जो है वो स्टार्ट हो रहा है. एक टीम बैठी हुई है यहाँ पर जहाँ पे जो इसमें डिस्कशन चल रहा है. उसके बाद जो फैक्ट्री है जहाँ पे मोबाइल बनता होगा वो दिखाया गया है, रॉ मटेरियल जो इसमें लगेगा, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं ना, जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं वो काम होता है. उसके बाद इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास प्रोडक्शन, पैकेजिंग होती है, उसके बाद उसको जो है टेस्ट किया जाता है. तो इस तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे फ़ोन के बारे में बता रखा है. आगे लिखा हुआ कि ह्यूमन एफर्ट्स इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन, सुपरवाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. अब यहाँ लिखा है कि जो ह्यूमन एफर्ट्स है ना वो तो हर एक उसमें स्टेज में लगते हैं प्रोडक्शन में. जैसे कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, सुपरवाइज करनी है, कोई उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ उसके अंदर प्रोसेसेस आगे और बढ़ाना है. जैसे कि एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला है कि टीम ऑफ सॉफ्टवेयर, electrical and mechanical engineer along with project managers use their expertise to develop a product. अब अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करें, किसी इलेक्ट्रिकल की बात करें या किसी मशीनिकल इंजीनियर की बात करें ना, तो वो लोग क्या करते हैं, along with project manager अपने साथ वो कुछ एक्सपर्टीज़ रखते हैं ताकि प्रोडक्ट के अंदर ना उसको बढ़ाएं, उसको डेवलप करें, उसके अंदर और भी जो अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो करें. तो ये काम कौन करता है, मैंने आपको ऊपर भी पहले बताया था ना. The entrepreneur provides guidance on how resources should be used. तो entrepreneur बताता है कि कैसे जो रिसोर्सेज को यूज़ करना है, वो गाइड करता है. Then
प्रोक्यूरिंग रिसोर्सेज जैसे कि लैंड है, फैक्ट्री है, स्पेस है, मशीनरी है, स्किल्ड वर्कर्स है, रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें उसको बताता है कि इन क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं एक बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर किसी फैक्ट्री की ज़रूरत होगी, स्पेस की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें वो फिर वो बताता है। टुगेदर ऑल दिस इनपुट्स आर एसेंशियल, ये सारी चीज़ें भी इनपुट्स हैं हमने ऊपर जो पढ़े, ये क्या है, ज़रूरी हैं। वर्किंग लाइक पजल पीसीज टू क्रिएट गुड एंड सर्विसेज वी रिले ऑन, तो एक तरह से ना पजल की तरह काम करते हैं और सारे पीसीज को क्या करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तभी तो गुड्स बनेंगी और सर्विसेज मिलेंगी। तो एक तरह से इन्होंने पजल की तरह इसको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए है, तो यहाँ लिखा है व्हेन वी प्रोड्यूस गुड, जब चीज़ों को हम बनाते हैं तो वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, तो कुछ हम नेचुरल रिसोर्स जैसे यूज़ करते हैं ना, लैंड, वाटर, मिनरल्स। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जबकि ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, एंड कैन बी हार्म्ड इफ़ वी आर नॉट केयरफुली, अगर हमको सही से इस्तेमाल नहीं करें तो ये हमारे लिए हार्म, मतलब एक हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्री, बहुत सारे लोग वहाँ पे लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं। दिस हेल्प द लोकल इकोनॉमिक बट द वेस्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज कैन पॉल्यूट रिवर्स एंड सॉइल। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल इकोनॉमिक में तो हेल्प हो रही है, लेकिन जो वहाँ से वेस्ट निकल रहा है ना, वो किस में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें पॉल्यूट हो रही है। इन द सेम वे, इसी तरीके से जब हम ओल्ड स्मार्टफोन आर नॉट रिसाइकिल प्रॉपरली, अगर ओल्ड स्मार्टफोन को सही से प्रॉपरली अगर रिसाइकिल नहीं करते तो हार्मफुल सब्सटेंस लाइक लीड एंड मर्करी कैन लीक इनटू द ग्राउंड एंड वाटर, तो उसके अंदर जितना भी जो लेड होता है ना और जो मरकरी होती है वो ग्राउंड में चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। दिस पॉल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर पीपल, और ये लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए हानिकारक है, काफ़ी खतरनाक है उनके लिए। दिस इज़ वाई, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोसीजर टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमारी इनके प्रति एक जिम्मेदारी है, सो डैट वी कैन मीट अवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग हार्डर फॉर फ्यूचर्स जनरेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, सो डैट वी कैन मीट, हमें ऐसी चीज़ें नीड टुडे विदाउट मेकिंग हार्डर, ताकि हम आज अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी अपनी ज़रूरतें पूरी जो करनी है वो मुश्किल ना हो। इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करें, जनरेशन मीट देयर, दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, हम कम से कम जो है वेस्ट करें, ज़्यादा चीज़ों को वेस्ट ना करें, अवॉइड करें पॉल्यूशन को, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट वाइल मेकिंग प्रोडक्ट्स, और जो हम अपने पर्यावरण को जो है प्रोटेक्ट करें जब हम प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आगे थिंक अबाउट इट में, हाउ आर लोकल कम्युनिटीज़ एंड बायोडाइवर्सिटी इफेक्टेड बाय सच एक्टिविटीज़, किस तरीके से जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, कैसे इनका जो इफेक्ट पड़ता है इनकी एक्टिविटी का। क्या आप जानते हैं, डू यू ऑल्सो नो सम प्लेसेस अराउंड यू, आपके जो चारों तरफ कुछ ऐसी जगहें हैं, दैट यू हैव सीन वाटर, जिसमें आपने पानी देखा हो, लैंड देखी हो, कि उसको वो जो है ख़राब हो चुकी है, डिग्रेडेशन, मतलब कि वो ख़राब हो चुकी है। आपने ऐसे कुछ देखा है तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर replenish natural resources for future use। अब यहाँ पर बोला गया जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो चीज़ों को बनवाते हैं ना, जो बनाने वाले होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, इसलिए उत्पादकों के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो आने वाले टाइम के लिए ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करें जिससे कि जो एक लंबे टाइम तक चले, और उसमें हम रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें जो कि हमारे फ्यूचर के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी वो जो है वो अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिखा रखी है। एक तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़, तो यहाँ पे पानी को ना रिसाइकिल किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ के अंदर। जब यहाँ पे लिखा है रिसाइकिल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे वेस्ट वाटर को पहले जो है क्या किया जा रहा है, उसको रिसाइकिल किया जा रहा है तभी, और उसके बाद उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे है यूज़ द रिसाइकिल प्रोडक्ट्स एज इनपुट, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उनको यहाँ पे रिसाइकिल किया जा रहा है। जैसे कि फैक्ट्रीज़ के ले लो, या कहीं पे अगर हम कोई पेपर वाली फैक्ट्री या कुछ भी, अगर वहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा होता है पेपर का या प्लास्टिक का,
या किसी भी चीज़ का, तो उसको रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज भी होती हैं। इसके अलावा है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ विच आर समराइज बिलो। अब इसके साथ साथ जो है ना, देखो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि ये चाहिए वो चाहिए बिजनेस के लिए, बहुत कुछ हमने पढ़ा, लेकिन इसके साथ हमने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस को ग्रो करने के अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, देयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो उनका भी हमें जो है पूरी तरीके से उनका हमें जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मचारियों का। तो उसके लिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, फेयर कंपनसेशंस एंड वर्किंग कंडीशंस। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, सही जो है वो मुआवजा उनको मिलना चाहिए जो भी वो काम करते हैं। एम्प्लॉयर्स नीड टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड फेयरली फॉर देयर लेबर एंड दैट दे वर्क इन सेफ एनवायरनमेंट। अब जो काम करने वाला है ना, उसको ये निश्चित होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि जितना मैं काम कर रहा हूँ मुझे उतना पैसा उसका मिल रहा है ना, और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो एनवायरनमेंट भी बहुत सेफ़ है, मुझे कोई नुकसान नहीं है वहाँ पे। खासकर जो आजकल के टाइम पे जो वुमेंस औरतें जाती हैं बिजनेस करने के लिए या कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग हैं। उसके साथ है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंश्योर दैट वर्कर्स डेवलप एंड स्किल नेसेसरी टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द लेबर मार्केट। अब जो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है ना, तो जो लोग काम करते हैं ना, उनको ये भी होना चाहिए कि उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, अपनी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर वो उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे और कल को कहीं जाके अगर वो कहीं पे भी काम करते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अपनी जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है अपनी ट्रेनिंग में, अपने एजुकेशन में, टू इंश्योर दैट द वर्कर्स डेवलप द स्किल नेसेसरी। अपने जो स्किल है उनको आप क्या करो, निखारें, और भी ज़्यादा निखारें। क्योंकि ये जो अभी लिखा हुआ है, टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट के अंदर बहुत कॉम्पिटिशन है, जिसकी वजह से जो है हर किसी को क्या करना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, कुछ ऐसी एजुकेशन या कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी तो उसको कहीं ना कहीं पे जो है अच्छी जॉब उसको मिलेगी। तो ये सब काम उसको करने चाहिए, अपने स्किल को बढ़ाना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग उसको करनी चाहिए। उसके बाद है वर्क प्लेस राइट एंड प्रोटेक्शन। Law and regulations for workers' right related to fair treatment, preventing discrimination and providing benefit like health care or paid leave should be adhered to। अब ये भी है कि जो वर्क प्लेस जहाँ पर है वहाँ पे आपको सही अधिकार मिलने चाहिए, आपकी जो एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि इनके लिए भी कानून है, वर्कर्स के लिए भी, कि उनके साथ सही तरीके से बिहेव होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं जो कंपनी पे करती है, तो वो सब उनको जो है वो मिलने चाहिए। आगे लिखा हुआ कि बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर ऑपरेशन टू बेनिफिट सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या करती है, वो बिजनेस के अंदर जो है मोटिवेट करती है सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, और उनको जो है जो सामाजिक उनके बेनिफिट हैं, जो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी जो उनको मिलते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी है उन सब में जो है उनको क्या मिलता है, उन सबको जो है इन सब चीज़ों की जो चिंताओं को जो है वो दूर करने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दिस, जो कि CSR के द्वारा ये किया जाता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा किया जाता है। जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ की, कम से कम जो है पॉलिटिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। एड्रेसिंग द वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। इसमें जो है इनके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्थानीय समुदायों की भलाई को ध्यान में रखना, कर्मचारियों और जितने भी कस्टमर्स होते हैं, वर्कर्स को, उनके साथ जो है एक रिस्पेक्टफुल, एक तरह से सम्मानपूर्ण व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर शामिल होती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट मिस आउट में, इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ इन 2014 दैट मैंडेटेड कंपनीज टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज़।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो एक पहला देश है जिसने कि 2040 में जो ये कॉर्पोरेट CSR एक्टिविटी है, जो ये कॉर्पोरेट हमारा जो है सामाजिक उत्तरदायित्व कानून को पारित किया, और जिसके तहत कंपनी ने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि इसमें जो है पिछले 3 सालों से वो जो है इसके अंदर 2% यानी कि 2% जो है वो इनकी गतिविधियों में, इनके एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं। यानी कि इंडिया को जितना भी जो भी इनका प्रॉफिट होता है, जो भी इनका होता है, उसमें से 2% जो है ये CSR एक्टिविटीज़ में इंडिया जो देती है। और ये हमारी इंडिया ने ये पहला ऐसा देश है जो इसमें देती है 2014 से। तो बिफोर वी मूव, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर यूज इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा ही है कि जी सारी चीज़ें मिलके जो हैं एक जिससे चीज़ें जो हैं हमारी प्रोड्यूस होती हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दीज फैक्टर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इंटरकनेक्टेड। ये जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ह्यूमन कैपिटल इज़ द नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। ह्यूमन कैपिटल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनकी नॉलेज आ जाती है, उनका स्किल आ जाता है, उनका एक्सपीरियंस आ जाता है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, और वो सब इनसे ही वो अपना जो काम करते हैं, जो भी इनके अंदर नॉलेज या स्किल होती है उसी से वो परफॉर्म करते हैं अपने काम में, और इकोनॉमिक को क्रिएट करते हैं, पैसों को बनाते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए, और सोशल कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए, कॉन्टेस्ट दैट मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क फोर्स। द रिसोर्सेज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट सर्व सोसाइटी एंड नीड टू प्रिजर्व एंड यूटिलाइज जुडिशली। अब जितने भी रिसोर्सेज हमने देखे, ये सारे रिसोर्स क्या करते हैं? प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, गुड्स को बनाने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में सोसाइटी में। और इन ये जितने भी चीज़ें हैं हमारी, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए? नीड टू प्रिजर्व, हमें इनको बचा के रखना चाहिए और इनको बहुत ही समझदारी से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो बुक के अंदर के क्वेश्चन थे, उन सब के आंसर भी आपको उसमें मिल जाएंगे। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।